6 अप्रैल 1980 बॉम्बे, इंडिया। जब इस दिन समुद्र किनारे एक पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही थी। नाम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। जनता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी। जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई है। कि जहां राम का जन्म हुआ था, आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। जो मंदिर के पहले विरोधी थे वो भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में मंदिर तो बनना चाहिए। किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1980 में स्टैब्लिश हुई भारतीय जनता पार्टी आज दावा करती है कि उसकी पार्टी में आज 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं और इसी के दम पर आज बीजेपी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। एक समय पर लोकसभा में से 2 सीट हासिल करने वाली बीजेपी पार्टी आज केंद्र से लेकर देश के 12 राज्यों में अपनी सरकार बनाई हुई है। पहले साल 2014 फिर साल 2019 के इलेक्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक या 3 तलाक कानून को लागू करना हो या अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना हो, ऐसे कई बड़े फैसले करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। जिस बीजेपी ने आज भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी को समेट के रख दिया है, वो बीजेपी हमेशा से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस जर्नी में काफी सारे डाउनफॉल देखे। जैसे एक बार बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार में आती है, लेकिन महज 11 महीनों के अंदर ही उनकी सरकार गिर जाती है। यहाँ तक कि 1988 में वाजपेयी जी पीएम पद की शपथ लेते हैं, लेकिन महज 13 दिनों में उन्हें रिजाइन भी करना पड़ता है। क्योंकि अब जो बीजेपी की हिस्ट्री रही है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। इसे सुनने में आपको भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं बीजेपी की हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं। जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब आप जरूर करें। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी स्टैब्लिश होती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन इसकी नींव समझो आज़ादी के कुछ सालों बाद ही रखा गई थी, जब 11 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसका इलेक्शन सिंबल था एक दिया और इसका झंडा भगवे रंग का। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ प्रोफेसर बलराम माधोक और दीनदयाल उपाध्याय इस पार्टी के प्रमुख थे। हालांकि भारतीय जनसंघ को एस्टैब्लिश करने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री सप्लायर बनाए गए थे। लेकिन फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर और 1950 नेहरू लियाकत एक्ट को लेकर अपनी ही पार्टी में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब हालांकि कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए भी इनकी एक नहीं सुनी गई, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही रिजाइन कर दिया और इसके बाद इन्होंने आरएसएस की हेल्प से भारतीय जनसंघ पार्टी को बनाया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद इस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बने। अब 1952 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के केवल 3 लोग ही जीत पाते हैं, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद एक थे, जो वो कोलकाता साउथ ईस्ट सीट से जीत कर आए थे। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात करते थे। अब जनसंघ के 3 प्रमुख मुद्दे थे। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा गौ हत्या में पूरी तरीके से प्रतिबंध और तीसरा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना। और इन सब पे उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया था और धारा 370 को हटवाने के लिए उन्होंने कई प्रोटेस्ट किए। उनका ये साफ कहना था कि जो पूरा कश्मीर है वो सिर्फ भारत का हिस्सा है। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही कही थी कि एक देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं हो सकते। और 8 मई 1953 को
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू कर दी बिना परमिशन लिए और 11 मई को शेख अब्दुल्ला सरकार ने उन्हें श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। अब कई दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और 23 जून 1953 को एक खबर आती है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे। अब उनकी मौत जेल के अंदर एकदम अचानक से होती है तो इस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के पूरे 70 साल बाद ही सही मोदी सरकार 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करती है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुखर्जी को याद करते हुए ये भी कहती है कि जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है जहां हुए बलिदान मुखर्जी। अब इनकी डेथ के बाद भारतीय जनसंघ की कमान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संभालते हैं। इन्होंने 1967 तक भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने इस पार्टी के ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर पूरा ध्यान दिया। इन्होंने छोटे छोटे कस्बों में जाकर भारतीय जनसंघ से लोगों को जोड़ना शुरू किया और इन्होंने सबके सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड, गौ हत्या और आर्टिकल 370 को खत्म करने के मुद्दे उठाए और उनकी इस मेहनत का असर 1962 के इलेक्शन में काफी अच्छा पड़ा और जनसंघ की सीटें अब 3 से हटकर 14 तक पहुंच गई और 1967 के इलेक्शन में ये सीट 1-2 नहीं बल्कि दुगनी हो जाती हैं। ये सीटें 35 तक जा पहुंची और इस इलेक्शन के बाद ये पार्टी लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और कई लोकल पार्टीज के साथ गठबंधन कर ये पार्टी मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के अंदर अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी बना लेती है और 1967 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के महासचिव भी बने रहे और इन्हीं की लीडरशिप और जनसंघ की राजनीति में 2 ऐसे युवा काम कर रहे थे जो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में एक अलग ही मोड़ लाने वाले थे। ये लीडर्स थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी। अब भारतीय जनसंघ से जुड़ने से पहले ये दोनों ही आरएसएस के मेंबर हुआ करते थे और 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के नए प्रेसिडेंट बने। अब जनसंघ धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा था लेकिन इसकी सियासत में टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब इंदिरा गांधी पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इलेक्शन को जीतने का आरोप प्रूफ हो जाता है, जिसके बाद इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही थी और फिर इसके तुरंत बाद 5 जून 1975 की आधी रात को अचानक से इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी और पूरे 21 महीने चली इस इमरजेंसी में देश ने बहुत कुछ देखा जिसपे एक अलग सेपरेट वीडियो बन सकती है। पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। विपक्ष पार्टियों के साथ साथ भारतीय जनसंघ भी इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलनों में कूद पड़ा। हालांकि इंदिरा गांधी के पास पावर थी तो उन्होंने भी इन सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डलवाना शुरू कर दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मोनार्जी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, अरुण जेटली और मुलायम सिंह यादव को भी जेल में डलवा दिया गया था। यानी उस समय जितने बड़े बड़े नेता थे वो सबको इंदिरा गांधी ने जेल में डलवा दिया था। यहाँ तक कि उस समय इंदिरा गांधी ने आरएसएस को भी बैन करके इसके मेंबरों को जेल में पकड़ कर डलवाना शुरू कर दिया। अब आरएसएस के मेंबर को जेल में भेजने का मेन रीजन ये भी था कि आरएसएस भारतीय जनसंघ को सपोर्ट करता था, जिससे कांग्रेस को प्रॉब्लम हो सकती थी। अब आपने नरेंद्र मोदी के ये फोटो भी सोशल मीडिया पर जरूर देखे ही होंगे। ये फोटोज इमरजेंसी के समय के ही हैं जब नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के मेंबर हुआ करते थे। तो मोदी जी भी अरेस्ट से बचने के लिए पंजाब में एक सरदार की तरह रहने लगे थे। अब 1977 में देश में 21 महीनों के बाद इमरजेंसी खत्म होती है और इंदिरा गांधी ये अनाउंस करती हैं कि अब पूरे ही देश में चुनाव होंगे, जिसके बाद सारे ऑपोजिशन लीडर्स ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सब एक साथ मिलकर इस बार इंदिरा गांधी को हराएंगे। अब इस गठबंधन में भारतीय जनसंघ, लोकदल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस ओ शामिल हो गई और ये सब मिलकर बनाते हैं जनता पार्टी, जिसका सिंबल था हल लिया हुआ एक किसान। ये पहली बार था जब इंदिरा गांधी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर आ रहा था और फिर इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हार जाती हैं। कांग्रेस को इस इलेक्शन में मात्र 153 सीट्स ही मिलती हैं और वही विपक्ष जो एकजुट होकर आया था वो 295 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहा था। और आजादी के पूरे 30 सालों के बाद ये पहली बार हो रहा था कि देश के अंदर की एक नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही थी और अब जनता पार्टी की तरफ से मोनार्जी देसाई देश के नए पीएम बनते हैं और उनकी सरकार में वाजपेयी जी बनते हैं फॉरेन मिनिस्टर और लाल कृष्ण अडवाणी को मिलती है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। अब आप ये बात ध्यान रखिए कि जनता पार्टी में जितनी भी पार्टी एक साथ मिलकर आई थी, इनकी सोचने का तरीका, इनकी आइडियोलॉजी सब डिफरेंट थी। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। हाँ, बस ये इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक साथ आ गए थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस पार्टी के अंदर ही आपसी में विवाद शुरू हो गए थे और इसमें चौधरी चरण सिंह का ये कहना था कि जनसंघ के लीडर्स को अगर सरकार में रहना है तो उन्हें आरएसएस की आइडियोलॉजी को छोड़ना होगा और जनता पार्टी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को
फॉलो करना होगा। लेकिन अब भारतीय जनसंघ के लीडर्स ने आरएसएस से अलग होने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह अपने सारे मेंबर को लेके कांग्रेस पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहां पर अपना समर्थन दे देते हैं और देश के 5वें पीएम भी बन जाते हैं और बस 2 सालों में जनता पार्टी की सरकार भी गिर जाती है। हालांकि इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार तो बना ली थी, लेकिन उनकी सरकार भी मात्र 23 दिनों में ही गिर गई और वो 14 जनवरी 1980 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। और 1980 में एक बार फिर से इलेक्शन होते हैं और इन इलेक्शन में एक बार फिर से इंदिरा गांधी जीत जाती हैं और कांग्रेस पार्टी 353 सीट्स के साथ अपनी सरकार बना लेती है और जनता पार्टी को मिलती है सिर्फ और सिर्फ 31 सीट्स। जब पिछले इलेक्शन में इस पार्टी के पास 90 अबव सीट्स थी, अब उसकी आधी भी इस बार उनके हाथ नहीं आई थी। अब इस इलेक्शन के बाद जनता पार्टी सभी मेंबर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाती है और इस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पार्टी के सभी मेंबर्स को अपने डुअल मेंबरशिप को छोड़ना होगा। इशारा साफ था, भारतीय जनसंघ के मेंबर्स के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो जनता पार्टी को चुने या तो फिर आरएसएस को। और जनसंघ के सभी मेंबर्स ने जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला किया और एक नई पार्टी बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। अब बीजेपी के पास जनता पार्टी का अनुभव था और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं का साथ भी और साथ ही राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस का सपोर्ट भी। लेकिन ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने शुरुआती दिनों में किसी अलग ही रास्ते को चुन लिया था। अब बताया जाता है कि अटल जी पार्टी को गांधीवादी समाजवाद की लाइन पर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन अडवाणी जी का यहाँ पर साफ कहना था कि हमें हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज्म वाली आरएसएस की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करना होगा। लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष अटल जी थे तो उनके लिए गए फैसलों पर ही अब पार्टी आगे बढ़ रही थी, तो इसलिए अब वो कुछ सालों तक गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पर ही आगे बढ़ते हैं। और फिर आया साल 1984 जब अचानक से इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और पब्लिक के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर इतनी ज्यादा सिंपत्ति आती है कि उसका पूरा असर 1984 के इलेक्शन में साफ देखने को मिलता है, जब 514 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 504 सीट जीतकर अपनी सरकार बना ली। और जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें आई थी, वो इसी इलेक्शन में आई थी। और अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी की इस हार ने उन्हें अब रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया और बीजेपी आज जिस वजह से सबसे ज्यादा जानी जाती है, अब वो उस रास्ते पर चल देती है, क्योंकि अब बीजेपी भारत के एक ऐसे मुद्दे में एंटर होने जा रही थी जो बीजेपी की पॉलिटिकल जर्नी को पूरी तरीके से बदल के रखने वाला था। ये था राम जन्मभूमि मूवमेंट। जब 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर एक आंदोलन शुरू कर दिया था और बस कुछ ही दिनों में ये मूवमेंट पूरे देश के सामने आ जाता है। और फिर इसी बीच बीजेपी के नए अध्यक्ष भी लाल कृष्ण आडवाणी बना दिए जाते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी भी इस आंदोलन में शामिल होते हैं और वो काफी सारे लोगों को इस आंदोलन में जोड़ते हैं। लेकिन इस टॉपिक पर अटल जी का ये मानना था कि बीजेपी के लिए सही स्टेप नहीं है और आगे जाके एक बड़ी गलती साबित भी हो सकता है। लेकिन अटल जी की ये बात 1988 आते आते गलत साबित हो गई, क्योंकि अब इस समय राम जन्मभूमि का मुद्दा लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और इस टॉपिक में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाली बीजेपी पार्टी भी अब लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी। अब बीजेपी पार्टी की यही पॉपुलैरिटी देखते हुए कांग्रेस पार्टी खुद भी अब अयोध्या की तरफ रुख करती है, क्योंकि जब 1989 का इलेक्शन करीब था और राजीव गांधी ने भी अपनी कैंपेन की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि अयोध्या से की, लेकिन अब इसका पूरा फायदा कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को ही मिला, क्योंकि बीजेपी ने इस टॉपिक को 1-2 दिन से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से उठा रखा था। यहाँ तक कि बीजेपी ने 1989 के इलेक्शन में राम जन्मभूमि के इस मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा भी बनाया और इसका पूरा फायदा भी फिर बीजेपी को मिलता है जब इलेक्शन में बीजेपी ने 86 लोकसभा सीट हासिल की और फिर जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर पहली बार अपनी सरकार भी बना ली और इस सरकार के पीएम बनते हैं वीपी सिंह। कांग्रेस की बात की जाए तो जहां राजीव गांधी 1984 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीट लाए थे, वही राजीव गांधी 1989 के चुनाव में 197 सीट पर ही सिमट के रह गए। अब वीपी सिंह की जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार भी बस 11 महीनों में गिर गई, क्योंकि इन 11 महीनों में बहुत कुछ हुआ। अब वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत की पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिसके कारण इस अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और इसके बाद 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम भी लागू किया। कश्मीरी हिंदू का पलायन कश्मीर घाटी से इसी समय हुआ और बीजेपी ने राम रथ यात्रा भी इसी समय पर शुरू की। अब गठबंधन वाली सरकार के बीच में आपस में बन नहीं रही थी, तो बीजेपी ने अपना समर्थन इनसे वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। लेकिन फिर इसी दौरान बीजेपी ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो बीजेपी को भारत के हिंदुओं से सीधा जोड़ने वाला था और बीजेपी को काफी तेजी से आगे ले जाने वाला था। दरअसल जब 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी एक राम रथ यात्रा शुरू कर देते हैं, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। अब राम रथ यात्रा जिस भी राज्य से निकलती तो लोग उसमें लाखों की संख्या में जुड़ने लग जाते। हजारों लाखों की संख्या में अब कार सेवक इस राम रथ यात्रा में जुड़ने लग रहे थे। अब भारत का बच्चा बच्चा भी अटल बिहारी वाजपेयी और खास तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जानने लगा था और भारतीय जनता पार्टी को अब एक अलग ही नजरिए से देखा जा रहा था।
अब सफलतापूर्वक राम रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ये यात्रा बिहार पहुंची तो बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा लिया। लेकिन तब भी लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। जब यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के आदेश दे दिए, सामने आया कि इसमें 17 लोगों की जान चली गई। लेकिन बीजेपी का यह दावा रहा है कि ये नंबर 17 नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा था। जिसके बाद 1991 में एक बार फिर से इलेक्शन होते हैं, जिसमें बीजेपी 120 सीट जीतती है और 1991 में यूपी के अंदर भी अब बीजेपी की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने और अब बीजेपी के अध्यक्ष भी मुरली मनोहर जोशी बन चुके थे। और फिर वो 11 दिसंबर 1991 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एक एकता यात्रा निकालते हैं। ये एकता यात्रा कई राज्यों से होकर निकलती है। 26 जनवरी 1992 को इस एकता यात्रा का अंत होता है, श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराने के बाद। और इस बीच एक बार फिर से अयोध्या में भीड़ जुटना शुरू होती है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इससे कुछ समय पहले तक बीजेपी के कई बड़े नेता अयोध्या में मौजूद थे, जिनको वहां बढ़ती भीड़ देखते हुए निकाल लिया गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने आरएसएस को भी बैन कर दिया था। और बाबरी विध्वंस के लिए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती और कई बड़े नेताओं का नाम सामने आता है और इन पर मुकदमे भी चलते हैं। और साल 2019-20 आते आते ये मुकदमे खत्म हुए। अब राम जन्मभूमि एकता यात्रा और कई इंसिडेंट्स के बाद बीजेपी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और काफी ज्यादा मजबूत भी। और अब आते हैं 1966 के इलेक्शन। राम रथ यात्रा के बाद लालकृष्ण आडवाणी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। अब सबको यही लग रहा था कि पीएम कैंडिडेट के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी का नाम ही आगे आएगा, लेकिन नाम सामने आया अटल जी का। इसके पीछे कई रीजन थे। जैसे बीजेपी जानती थी कि उन्हें सत्ता तक पहुंचना है तो उन्हें कई पार्टियों को एक करना होगा, जो आडवाणी जी के फेस पर शायद नहीं हो सकता था, क्योंकि अब राम जन्मभूमि के बाद जो आडवाणी जी की छवि थी वो एक कट्टर हिंदू नेता की हो चुकी थी। हालांकि शिवसेना बीजेपी के साथ पहले से थी, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी को जोड़ने के लिए अटल जी के फेस को ही आगे करना पड़ा। हालांकि एक कोर रीजन था। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम एक हवाला स्कैंडल में आ चुका था, तो आडवाणी जी ने यहाँ कसम खाई थी कि उनका नाम जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होता तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हालांकि आगे जाकर उनका यह नाम क्लियर हो चुका था। अब 1969 के इलेक्शन में बीजेपी 161 सीटें जीतती है और एक सबसे बड़े दल के रूप में आगे आती है। अटल जी पीएम बनाए जाते हैं, लेकिन गठबंधन के साथ बनी उनकी ये सरकार मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती और महज 13 दिनों में उनकी ये सरकार गिर गई। अब बीते 2 साल के अंदर देश में 2 सरकारें और बनी, लेकिन गठबंधन के साथ बनी वो सरकारें भी जल्द ही गिर गई। अब बीजेपी ने गठबंधन के लिए कई पार्टियों को जोड़ना शुरू किया और बीजेपी के अंडर बने एनडीए में कुल 13 पार्टियां शामिल हो गईं। अब 1998 के इलेक्शन में बीजेपी फिर अपनी सीट्स बढ़ाती है और 182 सीट्स के साथ अपनी सरकार बनाती है। और अब अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड टाइम पीएम पद की शपथ लेते हैं और लालकृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर की। और अब अटल जी अपने इसी कार्यकाल में मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट भी कराते हैं, जिसकी काफी सराहना होती है। अब बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सेकंड टाइम पीएम बन गए थे, लेकिन इसके कुछ महीनों के बाद ये सरकार भी गिर गई। और इसका रीजन था कि जयललिता जी ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले लिया था और एक बार फिर से अटल जी के सामने पार्लियामेंट में नो कमीशन मोशन पेश कर दिया गया। यह अटल जी के साथ दूसरी बार हुआ था। वोटिंग होती है, जिस वोटिंग में एनडीए को मिलते हैं 269 वोट्स और वही उनके अगेंस्ट में डलते हैं 270 वोट। बस एक वोट से सरकार गिर जाती है। 1999 में फिर से इलेक्शन हुए। इस बार फिर बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, जिसके बाद गठबंधन में ये फिर से सरकार में आते हैं और अटल जी फिर पीएम बनते हैं और इस बार वो अपने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करते हैं। और अटल जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इस 5 साल में काफी अच्छा हर फील्ड में काम भी किया था। फिर वो चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीफोन सेक्टर हो, फिर वो चाहे दिल्ली के अंदर पहली मेट्रो लाना हो। तो साल 2003 में चंद्रयान 1 की शुरुआत भी अटल जी के कार्यकाल में ही हुई थी। पाकिस्तान ने जब कारगिल वॉर शुरू किया था तो अटल जी ने उसे काफी अच्छे तरीके से हैंडल भी किया और पाकिस्तान को उस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद अटल जी की इस पर काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी। 5 साल बीत जाते हैं, साल 2004 के इलेक्शन आते हैं। सबको यही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से दोबारा अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी महज 138 सीट ही ला पाई और वही कांग्रेस 145 सीट लाकर गठबंधन वाली सरकार बनाती है। कुछ सालों के बाद देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। साल 2009 के इलेक्शन में लालकृष्ण आडवाणी जी को पीएम फेस बनाया गया, लेकिन बीजेपी इस इलेक्शन में 116 सीट्स ही ला पाई और फिर कांग्रेस ने 206 सीट्स लाकर इस बार फिर से गठबंधन वाली सरकार बना ली। अब इस समय तक गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी बन चुके थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो गुजरात में इस समय तक काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे और फिर साल 2012 के इलेक्शन में पीएम मोदी ने गुजरात में जीत की हैट्रिक लगा दी। अब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे चेहरे चाहिए थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रूप में दिखने लगे थे। साल 2014 के जनरल इलेक्शन आए,
नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाने के लिए चुना गया। अब गोवा में इस डिसीजन को लेने के लिए मीटिंग भी हुई, लेकिन पार्टी के सबसे सीनियर नेता अडवाणी जी गोवा नहीं गए, क्योंकि अडवाणी जी ये नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी पीएम बने। लेकिन जब उन्हें पीएम पद के लिए चुना गया तो लाल कृष्ण अडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से रिजाइन कर दिया। लेकिन हाँ, बाद में काफी ज्यादा मनाने के बाद अडवाणी जी मान भी जाते हैं, जिसके बाद नरेंद्र मोदी अपनी पूरी तैयारी से इस चुनाव में उतरे और उन्होंने 282 सीट जीतकर अपनी गवर्नमेंट बनाई। अब बीजेपी ने पूरे 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपनी सरकार बनाई थी। साल 2019 के इलेक्शन को भी पीएम मोदी के नेतृत्व में जीता गया। आज बीजेपी की सरकार भारत के 12 स्टेट्स में भी है। आज बीजेपी पार्टी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। बीजेपी की मोदी सरकार आज देश के लिए कई बड़े बड़े फैसले कर चुकी है, फिर वो चाहे नोटबंदी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या आर्टिकल 370 को हटाना हो या 3 तलाक कानून को लागू करना, और अब साल 2024 है। तो ये पूरी स्टोरी थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।